साल 1949 में माओ त्से तुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का गठन किया। 1 अप्रैल 1950 को भारत ने इसे मान्यता दी और राजनयिक संबंध स्थापित किए। चीन को इस प्रकार शह देने वाला भारत पहला और गैर कम्युनिस्ट देश था। 1954 में भारत ने तिब्बत को लेकर भी चीन के कब्जे को स्वीकार कर लिया। भारत की स्वीकार्यता के साथ ही हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी लगने लगा। जून 1954 से जनवरी 1957 के बीच चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई 4 बार भारत दौरे पर आए। अक्टूबर 1954 में पंडित नेहरू भी चीन के दौरे पर गए। इस दौरे में नेहरू की मुलाकात पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के प्रमुख माओ त्से तुंग से हुई। दूसरी तरफ तिब्बत की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। चीन का हमला लगातार बढ़ता ही जा रहा था। 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला शुरू कर दिया और उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। चीन के इस हमले से पहले तिब्बत की नज़दीकी चीन की तुलना में भारत से ज़्यादा थी। चीन के इस हमले के बाद तिब्बत एक आज़ाद मुल्क के रूप में नहीं बच सका। उस समय भारत के तत्कालीन गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल तिब्बत में हुए चीन के इस हमले की अहमियत को अच्छी तरह समझते थे। इसलिए पटेल ने नेहरू को दिसंबर 1950 में अपनी मौत से 1 महीने पहले नवंबर 1950 में एक पत्र लिखा था। इस पत्र में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिखा, तिब्बत के चीन में मिलने के बाद वह हमारे दरवाजे तक पहुंच गया है। इसके नतीजे को हमें समझने की जरूरत है। पूरे इतिहास में उत्तर पूर्वी सीमा को लेकर हम शायद ही कभी परेशान हुए हैं। तिब्बत हमारा पड़ोसी था और उससे हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। पहले चीनी विभाजित थे, उनकी अपनी घरेलू समस्याएं थी और उन्होंने हमें कभी भी परेशान नहीं किया। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। भारतीय क्षेत्रों में भी अतिक्रमण की शुरुआत चीन ने 1950 के दशक के मध्य से शुरू कर दी। 1957 में चीन ने अक्साई चीन के रास्ते पश्चिम में 189 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी। इसी को लेकर सरहद पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच पहली लड़ाई 25 अगस्त 1959 को हुई। दूसरी बार एक बार फिर लद्दाख में दोनों देशों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें 17 भारतीय जवान शहीद हो गए। माना जाता है कि साल 1962 में चीन ने जब भारत पर हमला किया तब यह केवल हिमालय के किसी क्षेत्र पर कब्जा या सरहद को बदलने के लिए नहीं था, बल्कि दोनों देशों के बीच ये जंग सभ्यता की जंग थी। कहा जाता है कि पंडित नेहरू भारत और चीन के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के अंतर को समझने में विफल रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वो चीन के इरादों को नहीं समझ पाए। नेहरू यह मानते थे कि पूरी दुनिया भारत और चीन की सीमा को वैध रूप से स्वीकार करती है। अगर भारत समझौतों और संधियों को ही दुनिया के सामने रख दे तो चीन को स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत कानूनी रूप से सही है। रक्षा विशेषज्ञ राहुल वेदी कहते हैं कि वर्ष 1962 और उससे पहले जो गलतियां नेहरू ने की थी उससे प्रधानमंत्री मोदी ने कोई सबक नहीं लिया है। मोदी ने पीएम बनते ही चीन को ऐसे पेश किया मानो कि जैसे चीन भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त है। 2 जून 2017 को पीएम मोदी ने रूस में कहा था कि चीन और भारत के बीच भले ही सीमा विवाद हो, लेकिन दोनों देशों के बीच पिछले 40 सालों से सरहद पर एक भी गोली नहीं चली है। राहुल वेदी कहते हैं कि यही भारत के नेताओं में दूरदर्शिता के अभाव को दर्शाता है। पीएम मोदी को पता होना चाहिए कि चीन भारत की तरह चुनाव को देखते हुए 5 साल को ध्यान में रखकर काम नहीं करता, बल्कि वो अगले 50 सालों की रणनीति और योजना पर काम करता है और उसे परिणाम तक पहुंचाता है। पंडित नेहरू वाली गलती भारत की हर सरकार ने की है। हम चीन से सरहद पर शांति खरीदते हैं, ना कि समाधान या हक के लिए लड़ते हैं। 1993 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय में भारत और चीन के बीच एलएसी का निर्धारण हुआ, लेकिन एलएसी रेत पर खींची लकीर है। चीनी सेना थोड़ी सी हवा देती है तो ये लकीर मिट जाती है, फिर आप उस लकीर को ढूंढते रहिए। हमें तो पत्थर पर लकीर खींचनी चाहिए थी, लेकिन ये काम किसी भी सरकार ने नहीं किया।
15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। तभी से कहा जा रहा है कि चीनी सेना लद्दाख में कई भारतीय इलाकों पर कब्जा जमाए बैठी है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत जारी है, लेकिन चीन बीच बीच में भारत को धमकी देने का भी दुस्साहस करता रहता है। चीन यहाँ तक भी कहता है कि पूरा अरुणाचल प्रदेश उसका है और कभी भी भारत के हिस्से के रूप में नहीं मानता है। जून 2020 में जब चीन भारत के इलाकों में घुसा, तब इस सरकार ने भी सेना और लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी। तभी से स्थिति दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण बनी हुई है।